हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑन लॉ ऑफ टॉर्ट्स। आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट्स के बारे में। देखिए, टॉर्ट्स की डेफिनेशन की हम बात करें अगर, तो टॉर्ट मीन्स अ रॉन्ग एंड ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड टॉटम विच मीन्स ट्विस्टेड और क्रूक, है ना। तो टॉर्ट का एसेंशियली मतलब क्या है? समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत। In law, tort is defined as civil wrong or a wrongful act of one, either intentional, accidental, that results in the injury or harm to the other। ठीक है, तो अगर हम डिफाइन करें तो टॉर्ट को कैसे डिफाइन किया गया है? ये एक सिविल रॉन्ग है जो कि इंटेंशनल भी हो सकता है और एक्सीडेंटल भी हो सकता है, और जिससे कि इंजरी हो रही है किसी को, हु इन टर्न हैज़ रिकोर्स टू सिविल रेमेडीज, जिसके पास आगे रिकोर्स है कि उसको सिविल रेमेडीज मिल सकती है इन द फॉर्म ऑफ, दिस इज इंटरेस्टिंग, इन द फॉर्म ऑफ डैमेजेस और अ कोर्ट ऑर्डर और इंजंक्शंस। सो क्या है ये? टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है, ठीक है, क्रिमिनल एक्ट नहीं है, सिविल रॉन्ग है। इंटेंशनल भी हो सकता है और एक्सीडेंटल भी हो सकता है, और इंजरी इसमें रिजल्ट है, और जिसको इंजरी हुई है उसके पास रेमेडी है कि उसको डैमेजेस मिलेंगी, राइट। आगे अगर हम बात करें तो डेफिनेशनल फीचर ऑफ टॉर्ट आर दैट इट इज़ अ सिविल रॉन्ग एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम क्रिमिनल लॉ। जैसे मैंने आपको पहले कहा, क्रिमिनल लॉ से अलग है। बोथ द प्रोसीजर एंड रेमेडीज आर डिफरेंट इन सिविल एंड क्रिमिनल लॉज। इन क्रिमिनल लॉज द स्टेट इनिशिएट्स द लीगल प्रोसीडिंग्स एंड इन क्रिमिनल लॉ ऑन बिहाफ ऑफ द विक्टिम एंड इज पनिश्ड व्हेन फाउंड गिल्टी बाय द कोर्ट। होता क्या है? देखिए, सिविल और क्रिमिनल लॉ में फ़र्क क्या है यहाँ पर, कि सिविल, ये क्रिमिनल लॉ में जब कोई क्राइम होता है तो उस केस में जो स्टेट है वो लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करती है, ठीक है। स्टेट इनिशिएट्स द लीगल प्रोसीडिंग्स एंड ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन, और फिर उसको पनिशमेंट दी जाती है अगर वो गिल्टी पाया जाता है। सिविल एक्शन में ऑन द अदर हैंड टॉर्ट सूट होता है and is pursued in a civil court where the victim or the victim's representative or survivor prosecutes the wrongdoer। यहाँ पर जो victim है वो या उसके representatives prosecute करते हैं जिसने भी गलत किया है, जिसने भी इंजरी पहुंचाई है, एंड इसमें पनिशमेंट की बात नहीं होती बल्कि कंपनसेशन की बात होती है इन केस ऑफ मनी, इन द फॉर्म ऑफ मनी, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस। एंड also at times for other liabilities or injunctions. Generally, tort law result in compensation or compensating the victim, and the criminal lawsuits are about punishment। ये हमने बात कर ली। अब ये injunctions क्या है? हमने ऊपर भी ये टर्म यूज किया था। तो injunctions are court orders that, for example, may prohibit the wrongdoer from harming the victim। कोर्ट का वो ऑर्डर जो गलत जो भी आदमी कर रहा है उसको आगे फर्दर विक्टिम को हार्म करने से रोकता है, प्रिवेंट्स द फॉर्मर फ्रॉम ट्रेसपासिंग द लेटर्स प्रॉपर्टी, और उसकी प्रॉपर्टी में इंटरफेयर करने से भी रोकता है, राइट। सो occasionally courts may also grant punitive damages which are cost or damages in excesses of the compensation। tort can be intentional, accidental, हम बात कर चुके हैं, include wrongful acts of the kinds। अब इसमें kinds क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं जो इंक्लूड हो जाती हैं टॉर्ट्स में? दे इंक्लूड असॉल्ट, बैटरी, ठीक है, मारपीट हो गया, असॉल्ट हो गया, हमला, फिजिकल और मेंटल इंजरी टू द क्लेमेंट, न्यूसेंस, इंट्रूजन विद वंस एंजॉयमेंट एंड डिफेमेशन, ठीक है, डिफेम करना किसी को, दैट मीन्स क्लेमेंट्स रेपुटेशन को आप इंजरी पहुंचा रहे हैं। प्रॉपर्टी डैमेजेस, ट्रेसपास टू द क्लेमेंट्स लैंड, प्रॉपर्टी, नेग्लिजेंस, केयरलेस बिहेवियर आ गया, अदर्स। सम ऑफ दीज आर डिस्कस्ड इन दिस पैरास बिलो। आगे हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं इन डिटेल कि ये क्या क्या चीजें हैं। अब सोर्सेज ऑफ टॉर्ट लॉ, कॉमन लॉ वर्सेस स्टेट लॉ। देखिए, ये जो टॉर्ट लॉ है इसका सोर्स क्या है? टॉर्ट लॉ आर मोस्टली कॉमन लॉ सब्जेक्ट। ये कॉमन लॉ सब्जेक्ट है। It is a common law in the sense that tort laws or the rules of torts have developed not from the statute or an act passed by the parliament,
बट फ्रॉम सेंचुरीज ऑफ जुडिशियल डिसीजन। देखिए हमने पहले भी बात की है पहले वीडियोस में कि कॉमन लॉ और जो हमारे स्टैट्यूट लॉज में क्या फ़र्क है। स्टैट्यूट लॉज वो लॉज हैं जो कि पार्लियामेंट इनैक्ट करती है, पार्लियामेंट बनाती है और उसको इम्प्लीमेंट करती है। कॉमन लॉज वो हैं जो जुडिशियल प्रेसिडेंट से बनते हैं, मतलब जजेस ने जो डिसीजंस दिए ओवर द सेंचुरीज उससे डेवलप हुआ है टॉर्ट लॉ। और ये इंग्लिश कोर्ट्स में और बाकी कंट्रीज़ में जहाँ पर भी कॉमन लॉ प्रैक्टिस किया जाता है वहाँ पर इसको ये डेवलप हुआ है, जैसे इंडिया हो गया, यूएसए हो गया। और इंडिया में जैसे हमारे क्रिमिनल लॉज की अगर हम बात करें तो हमारे पास आईपीसी है, इंडियन पीनल कोड है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एटसेट्रा, पर देर आर नो स्टैट्यूट्स दैट कॉम्प्रिहेंसिव डील विद टॉर्ट लॉ एज सेपरेट एरिया ऑफ लॉ। तो ऐसे कोई स्टैट्यूट लॉज हमारे पास नहीं है फॉर tort law. However, there are couple of areas of tort law where countries have enacted statute laws. कुछ ऐसे areas हैं जिसमें हम कह सकते हैं tort laws बने हैं, tort laws बने in the form of statute laws, जैसे कि मोटर व्हीकल एक्ट बन गया, राइट, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया। ये स्टैट्यूट लॉज आप कह सकते हो इन द फॉर्म ऑफ टॉर्ट बने हैं। ओके, नाउ अब आ गई बात काइंड्स ऑफ रॉन्गफुल एक्ट्स। ये जो हमने ऊपर बात की थी कि जो रॉन्गफुल एक्ट्स हैं, किन रॉन्गफुल एक्ट्स को हम टॉर्ट लॉज में कंसिडर कर सकते हैं। सो इन केस ऑफ टॉर्ट लॉज तीन तरह से हम टॉर्ट लॉज में तीन तरह के हमारे पास कैटेगरीज हैं, जैसे इंटेंशनल, नेग्लिजेंटली और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। ठीक है, तो रॉन्गफुल एक्ट कैसे अकर कर सकते हैं, या तो इंटेंशनली कि आपने इंटेंशन से कुछ गलत किया, नेग्लिजेंटली कि लापरवाही से हो गया, या फिर कुछ ऐसे केसेस थर्ड कैटेगरी जिसमें कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी बनती है, जो जो विक्टिम है उसको आपने उसके अगेंस्ट जो कल्प्रिट है उसकी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी बनती है। ठीक है, तो पहला हमारी कैटेगरी है इंटेंशनल टॉर्ट में। इंटेंशनल टॉर्ट कैसे होंगे? An intentional tort requires that the claimant to show that defendant caused the injury on purpose. इसमें ये एस्टैब्लिश करना जरूरी है कि जो इंजरी करी गई वो ऑन पर्पस की गई है, मतलब जानबूझ के। Furthermore, the claimant must show that he she suffered a particular consequence of the injury. फिर ये भी एस्टैब्लिश होगा कि उस इंजरी की वजह से कुछ कॉन्सिक्वेंसेस उसको झेलने पड़े, and that the defendant's action caused the consequence or injury. और ये जो है डिफेंडेंट के एक्शंस की वजह से वो इंजरी हुई है। डिफरेंट इंटेंशनल टॉर्ट डील्स इन डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेज एंड इंटेंट्स, सो डिपेंडिंग ऑन द कंटेक्स्ट एंड सिचुएशन देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ इंटेंशनल टॉर्ट्स। तो डिपेंड करता है कंटेक्स्ट और सिचुएशन में, कई तरह की इंटेंशनल टॉर्ट्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे अब, जैसे कि बैटरी, असॉल्ट, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, unlawful harassment and invasion of privacy and so on, right? So सबसे पहले हम बात करते हैं बैटरी एंड असॉल्ट की। बैटरी एंड असॉल्ट मीन्स द टचिंग ऑफ द क्लेमेंट विद द इंटेंट टू कॉज हार्म और ऑफेंस। बैटरी असॉल्ट का मतलब है कि आप जो क्लेमेंट है उसको इस इंटेंशन से छू रहे हैं कि उसको नुकसान पहुंचाना है। तो अगर ऐसा कभी किसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से किसी को छुआ जा रहा है, दैट अमाउंट्स टू बैटरी एंड असॉल्ट। बोथ इंटेंट एंड कॉजेशन आर रिक्वायर्ड। इसमें दोनों चीज़ें होना ज़रूरी है, इंटेंट भी और कॉजेशन भी, मतलब आपकी इंटेंशन थी नुकसान पहुंचाने की और नुकसान हुआ भी। अगर ये दोनों चीज़ें हो जाती है, दैट अमाउंट्स टू बैटरी। फॉर एग्जाम्पल, इफ द डिफेंडेंट इंटेंड्स टू कमिट बैटरी बाय हिटिंग द क्लेमेंट इन द हेड बट ends up killing him, this amounts to battery as his intentional act, intention to commit harm caused the death. ठीक है, किसी ने किसी को हिट कर दिया हेड पे विद द इंटेंशन टू किल और उसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है, दैट अमाउंट्स टू बैटरी। द एक्ट ऑफ टचिंग डज नॉट नेसेसरली हैव टू बी डन विद इंटेंशन विद डिफेंडेंट्स फिस्ट ऑलवेज। ये जरूरी नहीं है हमेशा हाथ से ही हो। आपने हाथ से उठा के कोई चीज़ उनके ऊपर फेंक दी, कोई लाठी, पत्थर या हॉट वाटर का एग्जांपल आपकी बुक में दिया है, तो भी वो बैटरी माना जाएगा। द इंटेंशनल टॉर्ट और assault occurs when the assault कब होता है? When the defendant intends to cause in the claimant a reasonable apprehension, feeling of anxiety or fear.
जब क्लेमेंट में फीलिंग और एंजाइटी क्रिएट होती है बिकॉज ऑफ द डिफेंडेंट्स इंटेंशन टू हार्म, तो उसको हम बोलेंगे असॉल्ट। इसको एमिनेंट असॉल्ट, एमिनेंट हार्मफुल और ऑफेंसिव टचिंग टू द क्लेमेंट भी कह सकते हैं। एंड व्हेन दिस कॉजेज द क्लेमेंट to suffer a reasonable apprehension of an eminent harmful or offensive. In other words, assault is when defendant intends to make claimant think that he is about to suffer a battery. मतलब आप ये कह सकते हैं assault तब है जब defendant claimant को ये एहसास करा देता है कि उसके साथ उसको नुकसान पहुंचाया जाएगा या he will suffer a battery, and as a result the claimant does think that he is about to suffer a battery, और उसकी वजह से क्लेमेंट को लगता है कि उसका नुकसान, उसको किसी कोई बॉडीली हार्म होने वाला है। एमिनेंट का मतलब क्या है यहाँ पर? इन योर फेस, दैट मीन्स असॉल्ट इज अबाउट थिंकिंग दैट यू आर अबाउट टू बी टच्ड। फॉर एग्जाम्पल दिया इसमें, if the defendant throws an iron ball at the claimant and misses his head as the claimant moves his head away from the direction of the iron ball, this amounts to assault. आयरन बॉल फेंकी गई क्लेमेंट के ऊपर by the defendant, ठीक है, और विद द इंटेंशन ऑफ हर्टिंग, लेकिन उसने क्या है, हेड उस डायरेक्शन से हटा दिया, तो उसमें जो फीलिंग ऑफ एंजाइटी थी और पर वो बच गया, तो दिस अमाउंट्स टू असॉल्ट। द परसेप्शन ऑफ क्लेमेंट इज इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर जो क्लेमेंट है उसकी परसेप्शन इंपॉर्टेंट है कि उसको जब ये लगे कि उसके ऊपर उसको खतरा है, उसको एंजाइटी हो गई बिकॉज ऑफ द फियर। अनदर एग्जाम्पल गिवन हियर इज दैट डिफेंडेंट पॉइंट्स एन अनलोडेड गन एट द क्लेमेंट। डिफेंडेंट ने एक अनलोडेड गन जो है क्लेमेंट के ऊपर तान दी है, and the claimant doesn't know that the gun is unloaded, but he develops a fear that he is about to get shot. So this amounts to assault. Likewise, battery can take place without assault, लेकिन बैटरी जो है बिना assault के भी हो सकती है। For example, someone hit another person from behind, पीछे से आके किसी ने मार दिया। अब उसको कोई इंटेंशन नहीं हुई, कोई फीलिंग ऑफ एंजाइटी नहीं, उसको पता ही नहीं था, उसके सिर पे आके सीधे किसी ने कुछ मार दिया, तो दैट इज बैटरी, नॉट assault. Now next is false imprisonment. अब ये false imprisonment कैसे होगा? Whenever there is intent to unlawfully confine or restrain the claimant, जब किसी को आप unlawfully confine करने की, बंद करके रखने की या restrain करते हो उसकी movement को, claimant is bonded in a bonded area, and when this actually causes the claimant to be knowingly confined or restrained in a bonded area unlawfully जब आप किसी को contain करके रखते हो, that amounts to false imprisonment. For example, the defendant intentionally locks the claimant in a classroom without having the legal authority to do so. किसी को क्लास में आपने बंद कर दिया without any legal authority, that amounts to false imprisonment. If the claimant is unaware that he is trapped but suffer injury, that the tort of false imprisonment is satisfied. मान लीजिए आपने किसी को बंद कर दिया लेकिन उसको पता ही नहीं है कि वो बंद है और उस वजह से उसको नुकसान पहुंचता है, दैट ऑल्सो अमाउंट्स टू फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, और ये टॉर्ट की जो कंडीशन है उसको फुलफिल करता है, बट वो विलफुली नहीं होना चाहिए, कोई अपनी मर्जी से बंद है, दैट इज नॉट टॉर्ट ऑफ फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। अब आ गया आपका ट्रेसपास टू लैंड। ट्रेसपास टू लैंड occurs when the defendant has the intent to physically invade real property and the claimant and does not invade physically without the claimant's approval or consent. आप लैंड में किसी के इंटरफेयर करते हो, ट्रेसपास कर जाते हो विदाउट द, और उनकी प्रॉपर्टी में ट्रेसपास कर जाते हो विदाउट द अप्रूवल और द परमिशन ऑफ द क्लेमेंट, तो उसको ट्रेसपास टू लैंड कहा जाएगा। द इन्वेजन कैन हैपन विद ऑब्जेक्ट और बाय द पीपल एंड इंक्लूड्स इन्वेजन ऑफ सम एरिया ऑफ एयर एंड लैंड और बिलो द लैंड। ठीक है, तो जो इन्वेजन है इनटू द प्रॉपर्टी, वो ये ज़रूरी नहीं आप फिजिकली करें, वो किसी ऑब्जेक्ट से भी हो सकता है और किसी और लोगों के थ्रू भी हो सकता है, अबव द लैंड भी हो सकता है, इन द एयर भी हो सकता है और बिलो द लैंड भी हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डिफेंडेंट में लिटर द क्लेमेंट्स लैंड और मे क्रिएट अ ड्रेनेज आउटलेट बिलो द लैंड ऑफ द क्लेमेंट। उसके लैंड में कूड़ा फेंक दिया, ठीक है, क्लेमेंट के, तो वो भी ट्रेसपास टू लैंड है। और मान लीजिए उसकी ज़मीन ऊपर से बिल्कुल ठीक लग रही है लेकिन बिलो द लैंड उसमें ड्रेनेज बना दी गई है, तो दैट इज ऑल्सो ट्रेसपास टू लैंड। नेक्स्ट इज ट्रेसपास टू
chattels. When the defendant has the intent to use or intermingle with the chattels, that is movable property. Chattel क्या है? Movable personal property, tangible property कोई भी, which was in the possession of the claimant, and when this actually happens, the causes significance or perpetual dispossession, deprivation of use or damage or as to the condition, quality or value of the chattels. कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी को आपने उसकी क्लेमेंट की प्रॉपर्टी को इस तरह से नुकसान पहुंचा दिया कि अब वो उसको पोजेस नहीं कर सकता उस तरह से, और उसको यूज नहीं कर सकता, डिप्राइव्ड फ्रॉम द यूज, और उसकी कंडीशन जो है वो डैमेज हो सकी है, उसकी क्वालिटी डैमेज हो चुकी है, या पूरी तरह से चैटल ही डिस्ट्रॉय हो चुका है, उसकी वैल्यू कम हो चुकी है, दैट अमाउंट्स टू ट्रेसपास टू चैटल्स. For example, if the defendant paints the car of the claimant that was parked outside of the street without the consent of the claimant while the claimant was away, this amounts to trespass to chattels. एग्जाम्पल क्या है कि डिफेंडेंट ने जो क्लेमेंट है उसकी कार को पेंट कर दिया, वो जो कि पार्क्ड ऑन द साइड ऑफ द स्ट्रीट, और इसमें उनका कोई कंसेंट नहीं लिया गया, तो दिस अमाउंट्स टू ट्रेसपास टू चैटल्स. नेक्स्ट इज कन्वर्जन. Conversion is the tort of conversion is somewhat related with the tort of trespass to chattels. Related है काफी हद तक with the trespass to chattels. Conversion occurs when the defendant intentionally uses or intermingled with the chattels of the claimant in such a serious way that it becomes fair to ask for compensation or money. Conversion कब हुआ? जब डिफेंडेंट इंटेंशनली इस तरह से जो चैटल है क्लेमेंट का उसको इस तरह से खराब कर देता है या उसको इस तरह से स्पॉइल कर देता है कि इट बिकम्स फेयर टू आस्क फॉर कंपनसेशन, दैट अमाउंट्स टू कन्वर्जन. तो इस केस में क्या होता है फिर? द पेमेंट फॉर द टोटल प्रायर वैल्यू ऑफ द चैटल्स. पूरी जो टोटल वैल्यू है उस चैटल की वो क्लेमेंट को देनी पड़ती है. इन अदर वर्ड्स, द डिफेंडेंट इज फोर्स्ड टू बाय द चैटल फॉर अ परचेज प्राइस बेस्ड ऑन द ओरिजिनल वैल्यू. तो जिसमें जो क्लेमेंट है वो उसका राइट बनता है कि जो डिफेंडेंट है जिसने नुकसान पहुंचाया है चैटल को, वो उसकी ओरिजिनल प्राइस उसको दे. सो द रेमेडीज कन्वर्जन इज फोर्स सेल. तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि रेमेडी कन्वर्जन में क्या होती है कि ज़बरदस्ती उसको वो चीज़ खरीदनी पड़ती है जिसकी वैल्यू उसने खराब कर दी. कन्वर्जन इज एप्लीकेबल इन मैनी सिचुएशन. बहुत सारी सिचुएशन में एप्लीकेबल हो सकता है. where the chattel is taken, transferred or to someone else, changed, misused or damaged. Next we have unlawful harassment. Unlawful harassment कब आएगा? When the defendant may be held liable for any act of deliberate physical harm to the victim, even where no battery or assault is involved. ऐसी सिचुएशन जहां पर कोई बैटरी और असॉल्ट इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, the defendant lies to the claimant that the latest son met with a road accident which caused nervous shock to the claimant resulting in illness. अब इसमें ना तो मारपीट की गई, ना उसके जो क्लेमेंट है उसमें डर था कि उसके सर फोड़ दिया जाएगा या उसको नुकसान, उसके ऊपर गन दे दी, लोडेड अनलोडेड. बट इसमें क्या है, एक इंफॉर्मेशन पास की गई जिसकी वजह से जो क्लेमेंट है वो बीमार हो गया. एग्जाम्पल दिया कि उसको ये खबर दी गई क्लेमेंट को कि उसका बेटा जो है वो रोड एक्सीडेंट हो गया, उसकी वजह से क्या होगा, उसको नर्वस शॉक मिला और वो बीमार हो गया. तो दिस अमाउंट्स टू अनलॉफुल हैरेसमेंट. इस अनलॉफुल हैरेसमेंट में आपकी सेक्सुअल हैरेसमेंट भी आ गया, इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन. और सेक्सुअल हैरेसमेंट में क्या चीज़ें कवर हो जाती है? इफ वन फॉलोज अनदर पर्सन, किसी को फॉलो करना, सेंडिंग अनवांटेड मैसेजेस और फोन कॉल्स. Although there is no violence or threat of violence involved, this act amounts to tort of harassment. हालांकि इसमें कोई violence involved नहीं है, लेकिन इसको tort of harassment में include किया जाता है. Last but not the least, we have invasion of privacy. Tort of invasion of privacy occurs when respect to invasion of privacy as a distinct entity is still ये underdeveloped है, अभी भी इसको पूरी तरह से develop नहीं है law, because as many academics hold
the view there is potential for the development of the tort of invasion of privacy. अब इसको सीधा एग्जाम्पल से समझना आसान है. फॉर एग्जाम्पल, one's right to personal life and family may fall under this category of tort law and may attract any deliberate invasion of privacy, like कुछ भी हो सकता है प्राइवेसी में इन्वेजन, फोटोग्राफिंग द पर्सनल लाइव्स ऑफ द क्लेमेंट विदाउट द लेटर्स कंसेंट, है ना, किसी की फोटोग्राफ्स आप खींच लेते हो बिना उनकी कंसेंट के, या उसको पोस्ट कर देते हैं आप कहीं पे, तो दैट ऑल अमाउंट टू इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी. तो दिस इज ऑल टॉट हमने शुरू किया आज, और टॉट ऑफ नेग्लिजेंस आज हमने हमारा रह गया है. बस अब इंटेंशनल टॉट आज हमने किया है. नेग्लिजेंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. इसमें हमने करा इंटेंशनल टॉट, और उसमें अलग अलग तरह के जो भी रॉन्गफुल एक्ट्स हैं. तो आज के लिए इतना ही. अगले वीडियो में बात करेंगे टॉट ऑफ नेग्लिजेंस की. थैंक यू, टेक केयर.